एक बात सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जैसे हम आजाद हिंद फौज में कहते थे, वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड इंडियंस लास्ट, तो वैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से लेके डिप्टी डायरेक्टर जनरल तक मैं ब्रॉडकास्टर ही रहा। ये बहुत अच्छी बात रही। और कहाँ से बात शुरू की जाए, देखिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं। तो 1947 से ही शुरू करें जब हमें आजादी मिली, और सिर्फ 4, एक्चुअली उस समय 6 रेडियो स्टेशन थे, 6 आकाशवाणी केंद्र थे, 2 पाकिस्तान चले गए तो बचे 4। तो 4 से लेकर के अभी 400 से ज्यादा आकाशवाणी केंद्र हैं। तो इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की तब स्थिति क्या। आज 400 आकाशवाणी से ज्यादा आकाशवाणी केंद्र है और तब सिर्फ 4 थे। तो यही स्थिति को उस तरह कल्पना करिए कि जब भारत आजाद हुआ था, जैसे हम कहते हैं कि सुई भी नहीं बनती थी, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, और कभी कभी 8th क्लास और 10th में जाना है तो और आगे जाना पड़ता था, फिर यूनिवर्सिटी जाना तो जैसे आगरा यूनिवर्सिटी एक जमाने में होती, उसकी जगह पर आज कितनी 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी। तो कहने के तात्पर्य है कि उस समय का जो भारत था उसकी हमें कल्पना करनी पड़ेगी। कैसे ज्यादातर हमारे 90% आबादी करीब करीब गांव में थी, और ये भी कि निरक्षरता की क्या स्थिति थी, साक्षरता का की दर कितनी थी, और हमारे जो है जीवन की, यानी कि जो जीवन जीने का वो था, वो भी कितना कम था उस समय, 30 के आसपास शायद रहा होगा। तो ऐसी स्थितियां, और कितने अंधविश्वास उस जमाने में थे, महिलाओं की क्या स्थिति थी। वो तो गनीमत है कि आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी महिलाओं को बाहर ले आए, तो भी बहुत पर्दा प्रथा से लेकर के तमाम तरह के सामाजिक वर्जनाएं, छुआछूत, कितने तरह के मुसीबतें थी भारत के साथ, कितनी समस्याएं, कितनी चुनौतियां। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे भारत का बंटवारा हुआ था, तो जो जिस समय जो घृणा की आंधी बह रही थी, हिंसा इतनी हुई थी, मारकाट हुई थी, उस परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ देखना पड़ेगा आकाशवाणी की भूमिका को। सबसे बड़ा काम आकाशवाणी ने यही किया, जैसे अभी एक वाक्य मालती जी बोल गई कि पूरे देश को जोड़े रखा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान जब बना तो भारत ने एक धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया, इसलिए अपनाया कि इसी भारत में हमें भूलना नहीं चाहिए कि लद्दाख भी है, सिक्किम बेशक बाद में जुड़ा, और लेकिन इसी भारत में मिजोरम है, इसी भारत में नागालैंड है, इसी भारत में मेघालय है, इसी भारत में लक्षद्वीप है, इसी भारत में जम्मू कश्मीर है। तो यानी इतनी विविधता हमारे देश में है, तो उस विविधता को बनाए रखना, उस विविधता के बीच एकता को बनाए रखना, वो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, आम लोगों को कतई विश्वास नहीं था कि ये बंटवारा कोई सचमुच में हो जाएगा। और आप देखिए कि जब एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ था, तो अभी का जो पाकिस्तान है उसके 2/3 लोगों ने में से 93%, 93% मुस्लिम्स वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान। आई रिपीट, 93% मुस्लिम्स वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो लोगों को खबर ही नहीं, इसीलिए कोई पाकिस्तान को, हमारे देश के, भारत के यानी करोड़ों मुसलमानों ने जो है वो स्वीकार नहीं किया उसको। तो उन्होंने कहा भारत में ही रहना। निदा फाजली को आप सब जानते होंगे, इतने बड़े शायर, उनका पूरा परिवार चला गया, वो नहीं गए अपनी जिद में कि हम भारत में ही रहेंगे। हमारे ब्रिगेडियर उस्मान थे जिन्होंने कश्मीर को हमारे कश्मीर को बचाया। अब उनको कहा गया था हम पाकिस्तान का आपको जनरल सेना अध्यक्ष बना देंगे, उन्होंने कहा आप अपनी जन्नत अपने पास रखिए, हमको तो भारत की मिट्टी में ही शहीद होना है। तो ऐसे हुआ। बड़े गुलाम अली खान साहब वहां रह गए अनजाने में, किसी तरह मुसीबतों के साथ भारत लौट के आए, पाकिस्तान से भारत लौट के आए। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एक स्थिति ये भी थी कि कैसे जो है, जो जैसे मैंने कहा कि उस एकता को बरकरार रखा जाए। और आकाशवाणी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की हमारी एकता को मजबूत करने में। तरह तरह के जो नफरतें फैलाई जा रही थी, अफवाहें फैलाई जा रही थी, उनको दूर करने में। और फिर धीरे धीरे सिलसिला आकाशवाणी का बढ़ता गया, आकाशवाणी के केंद्र बढ़ते गए और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि इतनी निरक्षरता थी, उस निरक्षरता के बीच में आप सोचिए, तमाम सारे जो अखबार हैं, तमाम सारी जो पत्रिकाएं हैं, तमाम सारी जो किताबें हैं, तमाम सारी जो जो लाइब्रेरीज हैं, उनका क्या इस्तेमाल है। अगर वो पढ़ ही नहीं सकते तो उनके लिए क्या साधन था। सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी। चाहे वो ये सिलसिला आज तक भी कायम है, क्योंकि अभी भी इस भारत में बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं,
तो आप सोचिए कि उनके लिए उनकी पहुंच में क्या था, सिर्फ आकाशवाणी थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाके हों, चाहे असम मेघालय के दूर दराज के इलाके हों, चाहे और कहीं के हो, राजस्थान के बहुत जो जैसलमेर बाड़मेर या दूर या बांसवाड़ा के बहुत दूर दराज के इलाके हों, तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी थी जो पहुंचती थी, रेडियो पहुंचता था। अब जो बात आती राष्ट्र निर्माण की, जो सबसे बड़ा काम अगर हम कहें तो सामाजिक क्षेत्र में मैंने कहा एकता बनाए रखने के लिए तरह तरह की जो ये छुआछूत है इससे मुक्ति पाने के लिए कितने कार्यक्रम किए गए, कितनी बातें की मैंने। एक तो वो हमारे प्रसारण का एक हिस्सा, हर समय कोई कार्यक्रम हो कुछ भी हो तो ये सारी बातें तो चलती ही रहती थी, चाहे वो विविध कार्यक्रमों के जरिए चले, वार्ताओं के जरिए चले, चाहे वो कविताओं कहानियों के जरिए चले, चाहे वो नाटकों के जरिए हो या रूपकों के जरिए से, इस तरह के कार्यक्रम तो निरंतर हर आकाशवाणी केंद्र से होते ही रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम ग्रामीण कार्यक्रम की बात करें, हर आकाशवाणी केंद्र से ग्रामीण कार्यक्रम होते रहे। तो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, अब उस समय की जो स्थिति है आप समझ सकते हैं, किसानों को लेकर के, खेती को लेकर के जो एक पिछड़ापन था, उसमें से कैसे जो खेती किसानी के नए नए चीजें हैं वो सामने आए, नए बीज, नई तकनीकें, उस सब को सामने लाना, कृषि वैज्ञानिकों को लाना, और पशुओं का पशुपालन कैसे ठीक से किया जाए, फसलों कैसे बीज बोए जाए, फसल कैसे बेहतर हो, उसमें जो खराबियां कीड़े पड़े जो भी होता है उनसे कैसे निपटे। तो ये पूरे भारत में ये सिलसिला लगातार चलता रहा, और उन्हीं की बोली में, अगर वो मथुरा है तो ब्रज में, अगर वो लखनऊ है तो अवधी में, वो गोरखपुर है तो भोजपुरी में, ऐसे से पूरे पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में, पूरे भारत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी हो, राजस्थान है तो मारवाड़ी में, या और जो तमाम तरह की हमारी जो बोलियां हैं उनमें ये सारे कृषि कार्यक्रम होते रहे। तो किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में बताना, वो एक बड़ा काम हुआ। सामाजिक उत्थान की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि कोई भी तो, और जैसे निरक्षरता की जो स्थिति मैंने आपसे बताई, चलिए साक्षरता धीरे धीरे बढ़ती भी गई तो भी आकाशवाणी की जो है वो भूमिका कम नहीं हुई, क्योंकि आज की तारीख में भी अगर हम देखें, अब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी भी 73% हमारी साक्षरता है, यानी कि करीब 27% आप मान लीजिए, यानी 135 करोड़ में अभी भी 35 करोड़ के लगभग निरक्षर हैं। तो उनके लिए तो आज भी आकाशवाणी ही एक जरिया है, बहुत बड़ा माध्यम है, जो उनको बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी जानकारियां देता है। तो यही सिलसिला हम आकाशवाणी ने किया कि भारत सरकार की या प्रादेशिक सरकारों की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उनको सामने रखने का काम, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने ही किया, वरना कोई तरीका नहीं था। तो वो लोगों को शोषण से बचाने के लिए, लोगों को और शासन और जनता के बीच में एक पुल बनने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र, हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जिसके लिए अंग्रेजों ने इतना सारे जो है आशंकाएं प्रकट की थी कि भारत में लोकतंत्र कैसे चल पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, ऐसा उनका मानना था कि भारत इतना विशाल देश है, यहाँ इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने बंटवारे हैं, तो ये कैसे एकजुट रह पाएंगे, और ये कभी ना कभी बिखर जाएंगे। ऐसी इस तरह की जब आजादी मिलने की बात हो रही तो हम इंग्लैंड के बुद्धिजीवियों ने इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की थी। तो यही जिम्मेदारी आकाशवाणी ने संभाली कि कैसे, यानी सरकार के बीच में, केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, उसके बीच में पुल बनाना, वो एक काम किया और देश के साथ जोड़ा। यानी कि आप सोचिए, जो भी राष्ट्रीय समारोह हैं, जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो वो जो कमेंट्रीज का सिलसिला चला, आंखों देखा हाल, तो पूरा देश उनसे जुड़ा रहा। उस समय तो आकाशवाणी था कि कैसे वो आजादी की, चाहे 15 अगस्त का समारोह हो, चाहे गणतंत्र दिवस समारोह हो, या और जो भी देश में तरह तरह के समारोह होते रहे, उनको पूरे देश में पहुंचाना, चाहे वो खेल स्पर्धाएं हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे जो जिस तरह का भी कुछ भी हो, राष्ट्रीय महत्व का, अंतरराष्ट्रीय महत्व का जो कुछ भी हुआ, उसको आम जन तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने ही लगातार किया। अब उसके बाद एक बात, अब जैसे मैं कृषि कार्यक्रमों की बात कर रहा था, तो केरल में रेडियो के माध्यम से जो है प्रजाति बताई गई उसकी, चावल की। तो आज की तारीख तक वो कितने बरस बीत गए, 50 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो रेडियो राइस ही कहलाता है। ये आकाशवाणी की आप लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाइए।
और सिलसिला आगे अगर बढ़ाते हैं तो जैसे मैंने कहा मानवाधिकारों की रक्षा, तो पब्लिक जो ग्रीवांसेस हैं, जनता की जो शिकायतें हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनको सामने लाने का कार्य निरंतर आकाशवाणी ने किया, तरह तरह के माध्यमों से किया। जब वो तकनीक नहीं थी तब भी किया, और फिर आगे चल करके जैसे फोन इन प्रोग्राम आ गए, तो फोन इन प्रोग्राम में ये हुआ कि सीधा, पहले तो आकाशवाणी के साथ एक ही समस्या थी, एक रेडियो के माध्यम के नाते हम जानते हैं कि सिर्फ भाई जो श्रोता हैं वो पत्र लिख सकते थे और वो पत्र शामिल किए जाते थे, पत्रों के कार्यक्रम होते थे, तो वो एकमात्र वही सिलसिला था। लेकिन आगे चल करके जब टेक्निकल एडवांसमेंट हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें बहुत तरह के साधन दिए और ये फोन इन आया, उसके बाद तो देखिए कितना बड़ा ये काम हुआ कि मैं अगर आकाशवाणी दिल्ली का ही उदाहरण लूं तो तरह तरह के फोन इन कार्यक्रम उसमें होते रहे। यानी किसान सीधे सीधे कृषि विशेषज्ञ से बात करे, किसान सीधे सीधे, और जो तरह तरह के जो संस्थाएं हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो निदेशक हैं, उनसे सीधे सीधे संवाद करे, जिनका वास्ता किसानों से पड़ता है, चाहे वो मंडी की समस्या हो, फसल बेचने की समस्या हो, तरह तरह की चीजें हैं, या पशुपालन है तो पशुओं के विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, ऐसे करके वो एक ये फोन इन का एक हिस्सा हुआ। इसी तरह से तरह तरह के फोन इन जहां सीधा संवाद जनता करती है प्रादेशिक सरकार के, जैसे अगर दिल्ली का उदाहरण, तो दिल्ली सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे सीधा संवाद जनता का होता है। अब इससे कितना लाभ होता है कि आप सोचिए, एक आम आदमी सीधे मुख्यमंत्री से बात करता है, एक आम आदमी किसी मंत्री से बात करता है। इसी तरह से मैंने जब मैं आकाशवाणी दिल्ली में था तो पूरे राष्ट्रीय स्तर के फोन इन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो अब भारत के स्वास्थ्य मंत्री, अब वो सीधे सीधे आम लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो इससे क्या होता था, या हर नियमित रूप से कार्यक्रम होते थे, तो आम जो हमारे जो किसी मंत्रालय के सचिव आए या मंत्री आए, उनको जो जमीनी हकीकतें हैं, देखिए कानून तो बनते रहते हैं, सब बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हो रहा वो उनको पता लगता था। और इससे एक संदेशा ये जाता था कि जनता सीधे सीधे मंत्री तक या सचिव तक अपनी आवाज पहुंचा सकती है, तो उससे स्थानीय स्तर के लोग बहुत सचेत हो जाते थे, तो बहुत उसका लाभ मिलता था। जो भी फोन इन कार्यक्रम होता तो उसका बहुत एक राष्ट्रव्यापी एक फर्क पड़ता था। तो इसी तरह से जैसे मैंने शुरू किया जनमंच कार्यक्रम, जिसमें किसी एक केंद्रीय मंत्री को हम बुलाते थे, पूरे देश की समस्याएं मंगाते थे, और वो मंत्री जी आकर के उनका समाधान प्रस्तुत करते थे। उससे क्या होता था कि बहुत सारे, वो समय नहीं, वरना मैं आपको दर्जनों सक्सेस स्टोरीज आपको बता सकता हूँ, कैसे एक बार जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो रही थी, और वो जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से तुरंत के तुरंत वो वहां हेलीकॉप्टर से और विमानों से एक विशेषज्ञ भेजे गए और अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की फसल बचा ली गई। ऐसे बहुत सारे बहुत कुछ ऐसा हुआ। तो ये जो एक, जैसे मैंने कहा कि एक पुल बनाने का काम और जनता की आवाज, जनता की समस्याएं पहुंचाने का काम सीधे सीधे केंद्रीय मंत्रियों तक या उस सरकार के मंत्रियों तक, ये सिलसिला लगातार होता रहा। और देखिए, जैसे मैं अगर नेशनल चैनल, मुझे मौका मिला, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का जब शुभारंभ हुआ तो मैं उससे शुरू से ही जुड़ा, ये मेरा सौभाग्य था। तो वो पूरे देश में सुनी जाती थी। वहां ये था कि मैं पूरे देश से लोगों को, ये था कि आप एक पोस्ट कार्ड लिखिए। उस समय पोस्ट कार्ड होता था 15 नए पैसे का। ये नेशनल चैनल शुरू हुआ था 1988 में शुरू हुआ, और फिर वो, तो कहीं से भी एक पोस्ट कार्ड आप लिखिए, तो आपकी कोई कानूनी समस्या है तो कानूनी समस्या का हल कौन देता था, या तो भारत सरकार के ही जो कानून मंत्रालय से जुड़े लोग, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से जुड़े लोग, कानूनी समस्या है जी। और मेरा इको आ रहा है, पता नहीं देखेगा जो टेक्निकल टीम है। फिर इसके बाद इसी तरह से कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, अब किसी ने किसी उसके लिए अप्लाई किया, क्या कहते हैं, किसी प्लॉट के लिए, किसी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या कोई ग्वालियर का कोई हो, कहीं किसी देश के किसी हिस्से का, तो अब उनकी जो कंज्यूमर प्रॉब्लम्स तरह तरह की होती थी, जिस उस समय की बात कर रहा हूं जब उपभोक्ता आंदोलन इतना सबल नहीं हुआ था जब, तो उस समय ये आकाशवाणी ने ये सारा काम किया। और तरह तरह की समस्याएं, मनोवैज्ञानिक ने कितने लोगों को जीवन दान दिया आकाशवाणी ने, और वो इस नाते की कितनी, हर केंद्र से, प्रायः हर केंद्र से जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं लोगों की,
जो लोग अवसाद में चले जाते हैं उनको मनोवैज्ञानिक विश्लेषक बुला करके या और विशेष मनोरोग विशेषज्ञ बुला करके उनकी समस्याओं का समाधान करना, तो ये एक सिलसिला लगातार बना रहा। तो एक अभी तो बहुत सारे दायरे हैं। शिक्षा की बात करी जाए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा की क्या स्थिति आप सब जानते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो वो जिम्मेदारी भी आकाशवाणी ने संभाली, और चूंकि साधन तब थे नहीं, स्कूल उतने थे नहीं, तो एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया गया, और ताकि उनको विद्यार्थियों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिल सके इसलिए ट्रांजिस्टर दिए जाते थे। और वो ये था कि स्कूल में वो ट्रांजिस्टर उस समय बजाया जाता, अपने सरकार खुद देती थी ट्रांजिस्टर, और बाकायदा विशेषज्ञ लोग आकर के और स्कूली विद्यार्थियों को पूरे पाठ, जैसे आप जो बड़ा काम करे, जो हमारे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कर रही, करीब करीब यही काम एक दूसरे स्तर पे ये आकाशवाणी ने बहुत वर्षों तक, बहुत दशकों तक किया। ये सिलसिला अभी मेरे सामने सामने की बात है, जब तमाम सारा बहुत सारे साधन आ गए, आप लोग आ गए जब मैदान में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आ गई, दूसरे विश्वविद्यालय आ गए और उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली, तब जाकर के सिलसिला थोड़ा वो हुआ है। वरना एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट का सिलसिला बिल्कुल शुरुआत से चल पड़ा था और वो लगातार चलता रहा, और देश के करोड़ों जो है लोगों को, विद्यार्थियों को उसने शिक्षित करने का काम किया, जानकारी देने का काम किया। शिक्षा से चले, जैसे स्वास्थ्य की मैंने बात की, इसी तरह अब स्वास्थ्य का ये कि हर केंद्र से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होते रहे। तो जैसे आज की स्थिति जो भी है, आज भी वही स्थिति है कि भी गांव-गांव तक हमारी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो अब कल्पना करिए, और पिछले समय की बात करिए, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आप सोचिए कि एम्स का कोई डॉक्टर, बहुत बड़ा विशेषज्ञ, उससे एक आम आदमी का मिलना बहुत दुश्वार होता है। लेकिन हमारे फोन इन कार्यक्रम की वजह से, फोन इन में कोई बड़े से बड़े विशेषज्ञ आते थे और गांव में बैठा कोई व्यक्ति उनको फोन करता था तो डॉक्टर खुद कहते थे कि ठीक है, आप फला तारीख को मेरे पास आकाशवाणी का नाम ले दीजिएगा और आ जाइए। तो उसको बैठे बिठाए अपॉइंटमेंट मिल जाता था। तो ये तो सिलसिला हफ्ते में 2 बार आकाशवाणी दिल्ली से चलता था, फोन इन का। तो ये इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम भी लगातार हर आकाशवाणी केंद्र से होते रहे। तो ये तो इस तरह की बातें थी कि अपने नागरिकों के शिकायतें पहुंचाना, उनकी आवाज बनना, उनको शिक्षा सही देना, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना, उनका जो है एक उनको और तमाम सारे दायरे विज्ञान से जोड़ना, इस तरह के काम भी किया। और जो हमारे संविधान में जितनी बातें कही, वैज्ञानिक मानसिकता का विकास, ये सिलसिला लगातार, आपने कभी किसी आकाशवाणी केंद्र से भविष्यवाणी नहीं सुनी होगी। जैसे चैनलों पर आ जाते हैं कि आप ये करो और आपको ये कोई समस्या है, तो तरह तरह के बातें बताई जाती हैं, उन पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन आकाशवाणी ने ये सब कभी नहीं किया। और वैज्ञानिक मानसिकता को लेकर के तरह तरह के कार्यक्रम हर केंद्र ने, विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम या इस तरह के कार्यक्रम निरंतर किए। और अगर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहें तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस समय अखबार वो बेचते थे, उसका काम करते थे, वो कहीं पार्क में बैठे थे और वो ट्रांजिस्टर कोई सुन रहा था और उसमें कोई एक वार्ता आ रही थी जिसमें अंतरिक्ष की बातें हो रही थी। और तब डॉक्टर कलाम ने मन में ये ठाना था कि हम इसी क्षेत्र में जाएंगे। आप सोचिए कि कितना ये कितनी बड़ी मतलब बात है। तो इस तरह की वैज्ञानिक जागरूकता फैलाना, तरह तरह के अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना। अब हमें याद पड़ता है हमारे समय में हुआ था छू मंत्र, यानी 52 एपिसोड का एक पूरा सीरियल चला। ये जो बाबा लोग आकर के मूर्ख बनाते हैं कि सलाई इधर से डाली और उधर निकल गई, या फिर वो हाथ जो है लाल हो गए और पीले हो गए और क्या क्या तरह तरह के हैं। 52 एपिसोड हुए थे और उसमें ये सारी टेक्निक बताई गई थी, कैसे भभूत निकाल सकते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब का उसका वैज्ञानिक आधार जो भी था वो बताया गया। ऐसे वो हमारे उससे मिलकर के, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है, ये ताजा ताजा मैं उदाहरण के तौर पे इसको बता रहा हूँ। लेकिन ये सिलसिला तो जब से आकाशवाणी शुरू हुई, आकाशवाणी के नए नए केंद्र आए, तब से निरंतर ये सिलसिला शुरू हो गया था कि कैसे, यानी जो है उसका हमारा उद्देश्य ही वही रहा। जो आकाशवाणी तो हमेशा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, हमारा ध्येय कभी भी कमर्शियल था ही नहीं। उसका एक अंग बना, विविध भारती बना, चलो विज्ञापन उसमें आते रहे और वो ठीक है, लेकिन वो एकमात्र बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जितने आकाशवाणी केंद्र हैं उनके साथ वही रहा कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, वो तो साथ रहे नहीं है। अगर कार्यक्रम मनोरंजक नहीं होगा तो आप कितना ही ज्ञान दीजिए, कितनी ही शिक्षा दीजिए, वो कारगर नहीं होगा। तो वो एक अलग बात है। लेकिन
नागरिकों को तरह तरह की सूचनाएं देना, योजनाओं की सूचना देना, उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, तरह तरह की जानकारियां, तरह तरह का ज्ञान वो देने का काम। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, तमाम सारे जो ये हमारे तरह की जो गलत सलत जो अंधविश्वास थे उनसे मुक्ति दिलाना। और वो कैसे आम, अब ये देखिए, अब एक बहुत बड़ा पहलू आता है वीमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण। जैसे मैंने कहा कि क्या स्थिति थी 1947 की, सारा पर्दा प्रथा था और थी, और इस महिलाओं को अधिकार, उस समय क्या स्थितियां थी। लेकिन आकाशवाणी ने शुरुआत से ये सिलसिला चलाया, महिलाओं के कार्यक्रम चलाए। और ग्रामीण जो कार्यक्रम, हमारा ग्रामीण कार्यक्रम है, तो उसमें अगर 2 एंकर होते थे, 2 जो जो उद्घोषक होते थे, तो उसमें एक महिला, बहुत सारे आकाशवाणी केंद्रों ने उसमें एक वो महिला को भी जोड़ा है, ताकि महिला कृषक जो है वो भी, क्योंकि वो भागीदारी तो कर रही थी, चाहे उत्तराखंड हो, बहुत सारे प्रदेशों में वो बराबर की हिस्सेदार थी कृषि के तमाम सारे खेती बाड़ी के कामों में, लेकिन उनकी कोई मान्यता नहीं थी, कोई पहचान नहीं, कोई उस तरह से प्रतिष्ठा नहीं। यह काम आकाशवाणी ने किया कि वहां एंकर, महिला एंकर को बिठा करके और महिला जो कृषक है उनको भी जागरूक किया, और एक बराबरी का की भावना लाने का काम किया। चाहे युवाणी कार्यक्रम हो, वहां बराबर लड़कियों का आना लगातार निरंतर शुरू हुआ, तो एक सिलसिला वो चला। अब ये एक बात ये भी कही जाए, आपसे करना बहुत जरूरी है, इस महिला सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं, कि जैसे मान लीजिए मैं आकाशवाणी दिल्ली को उदाहरण तो महिला कार्यक्रम अगर है तो उसमें भी बहुत सारी बातें, मसलन जो ग्रामीण महिलाएं उनकी बात अलग से, जो जो शहरी महिलाएं उनकी बात अलग से, जो कामकाजी महिलाएं उनकी बात अलग से। तो हर चीज नहीं, जब जब बहुत सारे चैनल आ गए, जब बहुत सारा दूरदर्शन आ गया, और लोग ये सवाल करते थे कि भाई अब रेडियो का, आकाशवाणी का क्या होगा, तब भी हम यही कहते, क्योंकि आकाशवाणी समाज के हर वर्ग के को लेकर के चलती है। बच्चों से सिलसिला शुरू हो जाता है, और बच्चे भी कौन से, 5 साल से कम उम्र वाले, वो शिशुओं का भी एक कार्यक्रम होता था। बहुत से वो जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्हीं की तोतली बोली में वो कार्यक्रम चलता रहा। और फिर बच्चे जो है 5 साल से और आगे के बच्चे, और 14 साल तक के बच्चे, तो ये सिलसिला निरंतर हर आकाशवाणी केंद्र में चलाया और बच्चों को तैयार किया, बच्चों की भाषा सुधारी, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाया, और बच्चों को तरह तरह के ज्ञान दिए, बच्चों को बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाया। अब मैं वही आकाशवाणी दिल्ली की बात करूं, प्रधानमंत्री, मैंने वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वहां लेकर के बच्चों को गए, 30-35 बच्चों को लेकर के, और उन्होंने सवाल किए। डॉक्टर एपीजे कलाम के साहब के साथ लेकर के गए, हमारे उपराष्ट्रपति जी उनके पास लेकर के गए। तो वो, अब देखिए बच्चों को जो एक्सपोजर मिला, और इनमें बच्चे, सब तरह के बच्चे, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, चाहे वो झुग्गी बस्ती के जो बच्चे हों, चाहे तरह तरह के बच्चे, वो हम इस तरह के बच्चे हम लेकर गए। तो ये बच्चे, और हर आकाशवाणी केंद्र पर उन बच्चों को मिलाना। फिर अब चलिए भाषा की बात कर ली जाए, नेशन बिल्डिंग, जो हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, आप कल्पना करिए उस आजादी के समय की, हिंदी को कैसे जन जन तक, पूरे प्रांतों में, गैर हिंदी भाषी प्रांतों में पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने किया। जो आंखों देखा हाल होता था, पूरा भारत सुनता था वो सिलसिला, चाहे 15 अगस्त की बात हो, और जैसे मैंने कहा उस तरह तरह के समारोह हो, वहां तो पूरा पूरा देश जुड़ता था। और हिंदी के कार्यक्रम, विविध जो गैर हिंदी भाषी प्रांत, वहां हिंदी के कार्यक्रम शुरू किए गए। आप कल्पना करिए, आज हमारे पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, जो भी भारतवासी जहां जहां कई सारे देशों में है, आज उनको एक साधन मिल गया। लेकिन तब की कल्पना करिए, तो हमारा जो विदेश प्रसारण सेवा हमारी आकाशवाणी की है, उसने बहुत सारी विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण किए और देशी भाषाओं में भी प्रसारण किए। तो एक व्यक्ति, जो भारतवासी, जो जिसके लिए कहीं कोई साधन नहीं कि वो हिंदी सुन ले, हिंदी के कार्यक्रम सुन ले, उसको, वो अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, उसके लिए आकाशवाणी ने ये व्यवस्था की विदेश प्रसारण सेवा के जरिए से। वो एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी सेवा है। तो और हिंदी के अलावा बहुत सारी बोलियां भारत की विलुप्त हो जाती अगर आकाशवाणी नहीं होती। आकाशवाणी ने न केवल हमारी जो संविधान में जितनी भाषाएं हैं उनमें कार्यक्रम किए, जो ग्रामीण कार्यक्रम उन बोलियों में किए, इसके अलावा 150 के लगभग बोलियों में आकाशवाणी के कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसी ऐसी बोलियां, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाएं, बहुत थोड़े थोड़े लोग हैं बोलने वाले, चाहे अंडमान निकोबार चले जाएं, बहुत थोड़े से लोग हैं।
आकाशवाणी नहीं होती तो वो बोलियां समाप्त हो जाती, विलुप्त हो जाती। चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाए, पूर्वोत्तर में चले जाइए, असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह में ऐसी सी बोलियां हैं, उनको आकाशवाणी का ही सहारा मिला, वरना समाप्त हो जाता। और हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो आप सोचिए, शास्त्रीय संगीत, राजे महाराजे तो चले गए, आजादी मिलने के बाद आज की, अगर आज से हम तुलना करें, चैनलों की बात करें, कम से कम 900 टीवी चैनल हैं। आप मुझे बताइए कोई एक चैनल बता सकते हैं कि जहां से शास्त्रीय संगीत ही प्रसारित होता हो? एक आधे चैनल है, पेड चैनल है, और ठीक उनमें शास्त्रीय संगीत भी आता है, लेकिन कोई ऐसा हो जहां पर आपको शास्त्रीय संगीत के लिए हो, सुगम संगीत, गजलें, गीत सुनने को मिले, आपको लोक संगीत सुनने को मिले? बताइए कोई ऐसे चैनल। 900 चैनल में से कितने चैनल आप गिना सकते हैं? लेकिन आकाशवाणी का हर केंद्र नियम से लोक संगीत प्रसारित करता है, सुगम संगीत प्रसारित करता है। शास्त्रीय संगीत को तो इतना सहारा दिया है आकाशवाणी ने कि वो खत्म हो जाता, विलुप्त हो जाता, और शास्त्रीय संगीत को प्राइम टाइम पे बजाया। और कितने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में कंसर्ट्स होती हैं, पूरे देश में संगीत सम्मेलन होते हैं, और बड़े से बड़े जो महान हमारे संगीतकार हैं उनको आम लोगों के सामने आकाशवाणी प्रस्तुत करते हुए सिलसिला चला आ रहा है। और नए नए गायकों को, नए नए कलाकारों के लिए हर वर्ष प्रतियोगिता होती है, और वो सुगम संगीत के कलाकार बन जाते हैं, शास्त्रीय संगीत के कलाकार बनते हैं। एक बात और, अब ये संगीत की बात चली तो चैनलों पर कभी कभी प्रतियोगिता हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आकाशवाणी का द्वार पूरे साल खुला रहता है नई प्रतिभाओं के लिए, छोटे से बच्चों को लेकर के, और तरह तरह के ऑडिशंस और परीक्षण होते रहते हैं, और वो सिलसिला निरंतर चलता रहता, वो रुकता नहीं है। तो ये, इसके अलावा अन्यथा ये जो हमारे प्रतिभावान जो भी संगीत कलाकार हैं वो कहाँ जाते, कहाँ अपनी जाके प्रस्तुतियां दे सकते थे? साहित्य के जगत में, अभी मैं बोलियों की ही बात कर रहा था, बोलियों में अगर ये साहित्य नहीं, आकाशवाणी से इस तरह बोलियों के कार्यक्रम नहीं होते तो वहां लेखन, भाषा ही विलुप्त हो जाती, तो साहित्य कहाँ से आता? तो वो तमाम सारा जो साहित्य, और लोग तो आकाशवाणी केंद्रों पर इंतजार करते थे, बाकायदा गिन के रखते थे। वो 3 महीने का एक पाबंदी होती थी, तो वो गिनते रहते थे हमारे 3 महीने कब पूरे हो रहे हैं, और तुरंत उनको कविता पाठ के लिए, कहानी पाठ के लिए, या और दूसरे कार्यक्रम, व्यंग्य पाठ के लिए तरह तरह से उनको आमंत्रित किया जाता रहा, तो उनके लेखन का सिलसिला चलता रहा। वरना आप सोचिए, एक जमाने में बहुत सीमित पत्रिकाएं हुआ करती थी, उनमें छप पाना हर किसी के बस का नहीं था। तो वो कितने हमारे गिने चुने लोग, 100 में से कोई 5-10 छप गए तो छप गए, वरना ये 90 लोग कहाँ जाते? उनकी जो जो उनके भीतर जो एक रचना धर्मिता थी, रचनात्मकता थी, उसका क्या होता? उसकी कल्पना क्या हम कर सकते हैं? तो वो सारा सहारा आकाशवाणी ने ही निरंतर हमारे कवियों को, कलाकारों को, कहानीकारों को, उनको ये निरंतर सहारा दिया। तो आप अब क्रमशः अगर चलते जाएं तो एक सामाजिक क्षेत्र में हमारी एकता को बनाए, ये सिलसिला आज तक कायम है, वो कोई रुका नहीं है। आज भी उसी तरह से तरह तरह लोगों के बीच में पुल बनाने का काम आज भी आकाशवाणी कर रही, विविध भाषाओं के बीच में पुल बनाने का काम कर रही। मसलन हर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है, जिसमें 22 भाषाओं के, संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनके कवि आते हैं, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां कहीं, और हिंदी के कवि उनकी कविताओं का अनुवाद प्रस्तुत करते हैं एक ही मंच पर। और तो ये कार्यक्रम एक कहीं किसी एक जगह पर होता है, फिर जितने हिंदी भाषी केंद्र वहां से ये कार्यक्रम प्रसारित होता है। लेकिन यही 22 भाषाओं की जो कविताएं चयनित होती हैं, वही कविताएं जब चेन्नई से प्रसारित होंगी, वो सारी कविताएं वो तमिल में प्रस्तुत की जाती हैं, वो हैदराबाद में तेलुगु में प्रस्तुत होती हैं, वो असम में वो है असमी भाषा में प्रस्तुत है। तो यानी 22 भाषाएं और फिर उनके 22 अनुवाद, इस तरह से ये सिलसिला, इतना विराट एक सिलसिला चलता है। भाषाओं के बीच पुल बनाने का बड़ा काम हुआ है। यानी आकाशवाणी ने, मैं ही उसमें, वो महानिदेशालय में मैंने भी उसमें भागीदारी निभाई है। जितने आपकी ये जो महान कृतियां हैं किसी भी भाषा की, चाहे बांग्ला के टैगोर जी हों, चाहे सुब्रमण्यम भारती हो, जितने भी भाषाएं, उनके उपन्यासों के धारा श्रृंखलाएं बनी है, धारावाहिक बने हैं, कई कई एपिसोड, किसी के जो 13 एपिसोड, कोई 26 एपिसोड के, और वो ऐसे सैकड़ों धारावाहिक बने हैं। तो पूरी जो हमारी, जिसको कहते हैं कि हमारी जो साहित्यिक संपदा है किसी भी भाषा की, उनको संभाल के आकाशवाणी ने इस तरह रखा है और लोगों तक पहुंचाया है, जगह जगह पहुंचाया है।
तो ये सिलसिला और कौन सी, अब ये काम तो साहित्य अकेडमी को वैसे करना चाहिए था या, लेकिन ये आकाशवाणी ने किया। तो इस तरह के जो काम है वो भी आकाशवाणी ने खूब किए हैं। विज्ञान को लेकर के सैकड़ों धारावाहिक बनाए गए हैं, ताकि जो बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, ताकि वो उस तरह तरह उन वैज्ञानिक मानसिकता किस तरह से उनमें पनपे और वो जाने पूरा। इस तरह के बहुत सारे धारावाहिक हुए। मानव का विकास एक बहुत सुपरहिट जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसा धारावाहिक था, और वो चला था 104 से अधिक कड़ियों में चला था। इसी तरह जो ऊर्जा संरक्षण, मतलब समय के साथ ये सारी चीजें चलती रही। ऊर्जा संरक्षण का जब सिलसिला चला कि पेट्रोल डीजल तो रहेगा नहीं ज्यादा दिन, कोयला रहेगा नहीं, तो आकाशवाणी से कम पहले वो देखिए शुरू हुआ 26 एपिसोड से, फिर 52 हुए, फिर 104 तक वो चलता रहा। ऊर्जा के क्षेत्र की जितने पहलू हो सकते हैं वो सारे के सारे एक बहुत ही एक सीरियल डॉक्यू ड्रामा के शक्ल में वो प्रसारित हुआ, बहुत सुपरहिट हुआ। तो ये ऐसा सिलसिला जिसमें ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं, एक तो संस्कृति निर्माण, हमारे आकाशवाणी का जो अभिलेखागार है उसमें जितने हमारे महान नेता जितने हैं, जितने हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब की आवाजें, महान कलाकार जो भी हैं, महान स्वाधीनता सेनानी, उन सब की आवाजें सुरक्षित हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से आकाशवाणी का अभिलेखागार है, जहां इतनी बड़ी एक संपदा जो है आकाशवाणी ने सुरक्षित करके रखी हुई है, और अब उसको लोगों को पहुंचा भी रहे हैं। समय के साथ आकाशवाणी ने लगातार बदलाव के, एफएम प्रसारण आ गया, थोड़ा एक समय आया जब दूरदर्शन आया, थोड़े समय के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम वो संकट महसूस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे एफएम आ गया और वो गाड़ियों में चलने लगा, और तरह तरह से लोकप्रियता उसकी बढ़ती गई। तो आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कभी कोई उस तरह से गिरावट महसूस नहीं किए। उसका एक वजह यह भी है कि पहुंचते पहुंचते आज की तारीख में आकाशवाणी 99.6% जनता तक पहुंचती है और 94% क्षेत्रफल तक पहुंचती, जो किसी के लिए, ये किसी दूसरे चैनल के लिए अभी बहुत दूर का मामला है। वहां तक पहुंच पाना किसी भी दूसरे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत वक्त लगेगा। तो आकाशवाणी की सबसे बड़ी बात यही है कि वो इसकी पहुंच जो है वो इतनी दूर तक है, इतने बड़े दायरे तक है। और समाचार सेवा प्रभाग के बारे में आप सब जानते हैं, कैसे वो प्रतिदिन 500 से ज्यादा बुलेटिन हर दिन प्रसारित होते हैं। 82 घंटे, 24 घंटे का तो दिन होता है, लेकिन जो समाचार प्रसारित होते हैं वो 82 आवर्स के सब बुलेटिन प्रसारित होते हैं, और कम से कम 82 भाषाओं में, और 52 घंटे के बुलेटिन प्रसारित होते हैं। 80 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में ये समाचार बुलेटिन होते हैं। 24 घंटे लोगों को जागरूक। एक समय था जब आकाशवाणी केंद्र बंद हो जाते थे 11 बजे, फिर राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आई जो रात्रिकालीन प्रसारण करती थी, तो रात 7 बजे शुरू करके सुबह 6 बजे तक चलती थी। तो इस तरह अगर हम देखते चले जाएं तो एक ऐसी बड़ी मौन क्रांति कह सकते हैं उसको हम, कैसे ऐसी चीजों को जहां एक मनुष्यों को, हमारे आम लोगों को जागरूक करने की बात आती, हम उनको क्यों भूलें जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं। उनके लिए आज भी आकाशवाणी सबसे बड़ा सहारा है, और उसी से वो सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी से सारी जानकारियां लेते हैं, सूचनाएं लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, या अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हर केंद्र से उद्योग जगत, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे कि कैसे लघु उद्योग लगाएं, कैसे अपना स्वरोजगार कैसे स्थापित कर सकते हैं, और इसी तरह श्रमिकों के लिए कार्यक्रम होते रहे, मजदूर मंडल, कहीं श्रमिक जगत, तो जो हमारे श्रमिक हैं उनका शोषण नहीं हो, वो अपने, उनके फायदे के कानून क्या हैं, वो किस तरह से उनको अपनी बात पहुंचा सकें, तो वो भी एक सिलसिला चलता रहा। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फौजी भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन के लिए हर जगह से कार्यक्रम होते हैं। तो समाज के जितना वर्ग है उन सब के लिए हमारे आकाशवाणी दिल्ली से अलग से कार्यक्रम होता है। दृष्टिबाधितों के लिए कार्यक्रम ही अलग से होता है, दृष्टि नाम उसका। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि पूरे देश के हर समाज के हर वर्ग तक पहुंचना और उनको जागरूक बनाना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना,
संविधान ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको पहुंचाना, कानून हमारे क्या है, उन कानूनों में से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं उनके बारे में बताना, योजनाओं का लाभ बताना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आकाशवाणी ने लगातार निभाई है। तो कोई भी सिलसिला हम ले लें, हर तरह से, और जनता की आवाज पहुंचाना, तरह तरह के कार्यक्रम, जैसे फोन इन कार्यक्रम जब नहीं था तो जैसे आकाशवाणी दिल्ली से होता आज सुबह कार्यक्रम, इसी तरह आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्र करते हैं कि वो जो तरह तरह की योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं, जो जनता की कहीं शिकायतें हैं, कहीं तार टूटा पड़ा है, कहीं कोई सड़क टूटी पड़ी है, कहीं, तो वो छोटी छोटी चीजें वो बताना, और फिर उस समस्या को उन अधिकारियों तक लेकर के जाना, और उनका वो जो है उनसे उसको वहां तक पहुंचा के उनकी बात जनता तक पहुंचाना। तो ये कार्यक्रम यानी जनता की जो शिकायतों का सिलसिला है वो भी लगातार चला, और ये बहुत सारे सिलसिले जो मैंने बताए ये निरंतर चल रहे हैं, चाहे वो विदेश प्रसारण का मामला हो, चाहे समाचार सेवा प्रभाग की बात हो। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा बंद हो गई पिछले कुछ 2-3 साल पहले, ये थोड़ा क्योंकि उसका लाभ ये था कि जो दक्षिण भारत में है या गैर हिंदी भाषी प्रांत, वो हिंदी के कार्यक्रम सुन लेता था, और जो हिंदी भाषी प्रांतों में वो दक्षिण भारत का संगीत, कर्नाटक संगीत या दूसरे तरह के सुनता था। तो अब वो सरकार ने उसे बंद कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका अपना एक बहुत विशाल, एक बहुत विराट योगदान रहा राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का भी। और एफएम ब्रॉडकास्टिंग जो है वो चल ही रही है अब वो आकाशवाणी के साथ। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि भाषा उच्चारण पे कैसे आकाशवाणी ने जोर दिया, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई छोटी बात नहीं कि भाषा को बचाए रखना, भाषा को संवारना, बनाना, वो एक बड़ा काम है, और वो उस पर हमेशा ध्यान रहा कि उच्चारण सही हो, भाषा समृद्ध हो, अच्छी भाषा बोली जाए, तो ये, और अच्छा संगीत सुनाया जाए। हमारे यहाँ से आकाशवाणी से आपको कोई गलती से कोई भले ही प्रसारित कर दे, कोई लता जी की आवाज का गाना और किसी दूसरी आवाज में चला जाए, इस तरह की डुप्लीकेट सीडी चलती हैं, लेकिन पता लग जाए तो वो सीडी नष्ट कर दी जाती है। तो ये जो है शुद्ध अच्छा संगीत सुनवाना, वो सिलसिला लगातार चलता रहा। और जहां तक एक जो हम कह रहे थे कि समस्याओं को सामने लाना, वो भी एक सिलसिला चलता रहा, और नए से नए विचार लाना। वो अब मैं एक तो ये आखिरी बहुत लंबा सिलसिला हो सकता है, आखिरी समापन इसलिए करूंगा कि कितने सारे मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां आकाशवाणी ने दी हैं। अब देखिए, नीरज सिंह चौधरी, नोबेल लॉरिएट नीरज चौधरी, भारत रत्न पंडित रविशंकर हमारे नेशनल ऑर्केस्ट्रा राष्ट्रीय वाद्य वृंद से जुड़े रहे, अनिल विश्वास फिल्म इंडस्ट्री छोड़ करके हमारे उससे जुड़े, और खुशवंत सिंह हो, सादत हसन मंटो हो, अरे अज्ञे हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, किन किन का नाम लिया जाए, सब हमारी आकाशवाणी से जुड़े रहे जिन्होंने आकाशवाणी में सेवा। विष्णु प्रभाकर, जब पहला फीचर हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ, आजादी जब मिली, तो वो विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ था, वो स्टाफ आर्टिस्ट थे हमारे। तो ऐसे हमारे खयाम साहब आकाशवाणी से जुड़े थे, बाद में फिल्म इंडस्ट्री गए। नौशाद साहब हमारे आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े थे, वो वहां चले गए। तो कितने, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहां से बड़ी से बड़ी हस्तियां, वो आकाशवाणी ने वो हस्तियां हमें दी हैं। वो भी कहीं ना कहीं वो उस बात को भी हमें एक हम दरकिनार नहीं कर सकते। और जितने, जैसे युद्ध हुआ, जब विपत्ति आई, हाँ, वो एक कहना बहुत जरूरी, राष्ट्र निर्माण में की जब हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ा पहलू। जब, जैसे अगर हम उदाहरण देना चाहें तो बिहार में जब भयंकर बाढ़ आई, उस समय कौन था वहां पर, मैं जो सेवा कर रहा था, वो या तो भारत की सेना थी, या वहां के प्रदेश के कुछ जो खास महकमे हैं, जो ये सब बाद में आए। ये जो अभी जो आ गई, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत बाद में बनी है, एनडीआरएफ बाद में बनी है। उस समय आकाशवाणी वहां होती थी, और लोगों को मिलाने का काम, जो बाढ़ में बह गए, कहीं चले गए, दूर दराज शिविरों में हैं, उनको बचाने का काम। भूकंप आ गया, महाराष्ट्र में भूकंप आया, मैं नेशनल चैनल में था, तो मराठी में उनको विशेषज्ञ को बुला करके उनको नेशनल चैनल से उनको बहुत सारी जो जरूरी बातें थी बताई गई। जब कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई बहुत, तो वो हमारे यहाँ से भी, जो हमारे गृह मंत्रालय उसने तो किया, लेकिन हमारे एफएम रेनबो की 2 लाइनें, डायरेक्ट लाइनें
वो हमने रेनबो वहां पहुंचता था कश्मीर में, उसके माध्यम से सैकड़ों लोगों को मिलवाया, सैकड़ों परिवारों को मिलवाया। उत्तराखंड का मामला हो, तो जब भी इस तरह की विपत्तियां आई तो आकाशवाणी ने सबसे आगे बढ़ के बहुत प्रोमिनेंट भूमिका निभाई। और हमारे वो भी अब भी अगर वो कहते, जो हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें, वो कहते हैं ट्रांजिस्टर ले जाना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपका टीवी तो काम नहीं आएगा। जब आप किसी शिविर में चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, भूकंप में बाहर निकल जाते हैं, तो वो ये काम भी नहीं भूलना चाहिए। जितने युद्ध हुए वहां किस तरह का भूमिका आकाशवाणी ने निभाई है, अफवाहें न फैल पाए और लोगों का मनोबल बना रहे, देश प्रेम जागृत हो, वो काम भी आकाशवाणी ने निभाया। और हम क्यों बोलें कि जो 93,000 पूरे विश्व में जिसको भारत को जो गौरव मिला, 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया, वो आकाशवाणी की भूमिका थी। आकाशवाणी के जरिए से संदेश भेजा गया जनरल मानेकशॉ का और उसका इतना असर हुआ कि बाद में उसको वो फलीभूत हुआ। तो ऐसे बहुत सारे दायरे हैं, बहुत सारे दायरों। अब ये एक अजीब सी बात है कि कहीं ना कहीं छुटपुट किसी ने कोई पीएचडी कर ली तो कर ली, इन सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। आकाशवाणी एक सरकारी महकमा रहा, इसलिए अपने प्रचार से हमेशा दूर रहा। प्राइवेट चैनल वाले तो पोस्टर लगवाते हैं, अपने एंकर्स का लगवाते हैं और उन पर ग्लैमराइज करते हैं, लेकिन ये काम आकाशवाणी नहीं कर पाई। लोगों ने अपनी तरह से अपने प्रस्तुति के बल पर ख्याति प्राप्त कर ली या कोई पहचान बना ली, तो वो बात अलग है। लेकिन वैसे कभी इस तरह से संस्थागत रूप से इस तरह काम नहीं हो पाए। इसलिए आकाशवाणी की बहुत सारी उपलब्धियां, मैं कम से कम ऐसी उपलब्धियां 1 दर्जन गिना सकूं जिससे मैं जिसमें शामिल हूं। मैं एक माध्यम बना, उपलब्धियां आकाशवाणी की हैं, मैं उसमें माध्यम। आज पूरे देश में अगर 4 डब्बे चलते हैं जनरल हर रेलगाड़ी में, तो वो आकाशवाणी दिल्ली की देन है। आज अगर रेड क्रॉस के ब्लड बैंक अगर 7 बजे या 6 बजे बंद होता था, 24 घंटे चलता, तो आकाशवाणी दिल्ली की देन है। पूरे रेलवे स्टेशनों पर जो वो अलग आरक्षण, बुजुर्गों के लिए आरक्षण का अलग से खिड़की है, वो आकाशवाणी दिल्ली की देन है। अगर इस देश में पान मसाला को लेकर कोई कानून नहीं था, वो कानून बना तो वो आकाशवाणी, वो हमारे नेशनल चैनल की देन है। इसी तरह जो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, उसको लेकर यशपाल कमेटी बनी, तो वो हमारे आकाशवाणी के नेशनल चैनल का जो डॉक्यूमेंट्री थी, ये उसकी वजह से बना। तो ऐसा बहुत सारा कुछ है जिस पर अगर बताने चलें तो बहुत लंबा सिलसिला बनेगा। और बस कुल संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि बहुत एक मौन क्रांति की है आकाशवाणी ने इस देश की एकता को बचाने में, इस देश के मानव अधिकारों का संरक्षण करने में, इस देश का लोकतंत्र मजबूत करने में, इस देश से छुआछूत, अंधविश्वास, ये सब दूर करने में। कल्पना करिए एक जमाने में परिवार नियोजन वाले गांव में जाते तो महिलाएं उनको भगाती थी, झाड़ू मार ले लेकर भगाती थी, लेकिन ये आकाशवाणी के ग्रामीण कार्यक्रमों की भूमिका है कि वो बाकायदा लोगों की बातें समझ में आई और अब वो कोई इस तरह का विरोध धीरे धीरे बंद हो गया। तो ये जो है, इस तरह के सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, और कितने फिल्म कलाकार हैं, अनुपम खेर हो चाहे कोई हो, जिन्होंने युवाणी के जरिए शुरुआत की, चाहे वो रजत शर्मा हो, चाहे विनोद दुआ हो, चाहे सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, कितने लोग हैं जिन्होंने शुरुआत ही युवाणी से की। वही एक माध्यम होता जहां से लोग आगे बढ़ते थे। और तो एक जो ये भी एक बहुत बड़ा जो है कि लोगों को तैयार करना हर क्षेत्र के लिए, वो सिलसिला भी आकाशवाणी ने लगातार किया। और लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना और एक उनके भीतर एक अच्छा नागरिक उनको तैयार करना। और खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई साधन, आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग में रहा हूं, और ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आज भी आकाशवाणी ही सहारा बनी हुई है। तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई सवाल करें तो आपका स्वागत है। मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।